Jai Shri Swaminarayan, SSGM School CBSE Mankwa, runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankwa, heartily welcomes you all to this online education. Today, we are going to learn about 7th standards assessed tests, Histories, chapter number 4. The name is the Mughal Empire. So students, as I told you in every video, just keep your notebook, your pen, pencil with you, okay? And what I will write on this board, you will have to write it with me. Now students, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल एम्पायर, मुगल्स के बारे में, कि वो मुगल कैसे थे, मुगल कैसे बने, क्या क्या उन्होंने बिल्डअप किया, उनके कैसे रिलेशंस थे, ओके, सक्सेसर के बारे में वो क्या सोचते थे, कैसे वो डिवीज़न करते थे, एवरीथिंग. So, ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. जो मध्यकालीन युग था उस टाइम में इतनी बड़ी डाइवर्सिटीज़ के साथ एक बड़े एम्पायर को खड़ा करना और उसको अच्छे से चलाना, रूल करना, ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी मुगल्स ने वो अच्छी तरीके से निभाई. अभी भी जैसे कि हम देखें तो इंडिपेंडेंस डे पे जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है रेड फोर्ट एंड जैसे कि दिल्ली के रेड फोर्ट से, तो ये जो रेड फोर्ट है तो वो भी किसने कराया था? मुगल्स ने, ओके. एंड ऑल्सो इट इज़ अ रेसिडेंट ऑफ दैम, वो वहाँ पे रहते भी थे और वो उनका एक मेन सेंटर था. उसके बाद जैसे कि हम देखें तो ये मुगल्स थे कौन? ये मुगल्स कौन थे? Who were the Mughals? Who were the Mughals? ये मुगल्स थे कौन? आखिर कहाँ से आए थे? ओके, तो मुगल्स जो थे वो दो कल्चर का मिक्सअप थे. जैसे कि हम देखें कि उनकी मदर के साइड पे वो डिक्केंस थे जो कि जेंगिस खान, ओके, जेंगिस खान जो थे वो मंगोल ट्राइब्स देन चाइना एंड सेंट्रल एशिया वहाँ के रूलर थे. और जो उनके फादर थे जिनका जो कि तिमूर, ओके, तिमूर जो थे वो ईरान, इराक एंड तुर्की यहाँ के रूलर थे. तो वो उन दोनों का मिक्सअप थे. जो कि जेंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विथ मेजर्स ऑफ innumerable people. It was also linked with Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timur ancestry. Not least of all because their great ancestors had captured in Delhi in 1398. Okay. Now let's see Mughal military campaigns. Mughal military
campaigns. So how they campaign all these things? So जैसे कि हम देखें कि बाबर जो था, जो कि मुगल साम्राज्य का पहला जो रूलर था, वो वो जब बादशाह बना, जब रूलर बना, तो वो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन फिर उसको वो अपना जो ताज था वो ज़बरदस्ती उसको छोड़ने के लिए फोर्स किया गया. देन आफ्टर 1504 तक वो ऐसे ही भटकता रहा, एंड देन इन 1526 उसने जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको हराया और फिर से वो रूलर बना. किसका? दिल्ली एंड आगरा का, उसको उसने जीत लिया. देन आफ्टर जैसे कि हम देखें कि अफगान्स वेर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी, नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड द ओम्स, the Sikhs and Mewar और मारवाड़स. देन आफ्टर के ये जो सारे रिलेशनशिप्स थे मुगल्स के, तो उसकी वजह से जो अफगान्स थे तो उनको मुगल्स से काफ़ी थ्रेट होने लगा था, डर लगने लगा था. सी आपके पेज नंबर 48 एंड 49 पे आपको जो मुगल एम्परर्स थे उनके बारे में कुछ आपको डिटेल्स दी है. सो स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू लर्न दिस, रीड दिस, राइट इट इन योर नोटबुक. ओके, उसके बाद हम देखें मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन. मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन. अब जैसे कि हम देखें कि पहले के जो और जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, तो उनका कैसा था कि जो किंग है उसका जो बड़ा बेटा होगा वो फिर राजा बनेगा, राइट. बट मुगल्स जो थे तो मुगल इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे. वो क्या सोचते थे कि अगर उनके 2 सन हैं तो वो दोनों को इक्वली सब कुछ डिवाइड करके दे देंगे. मतलब कि जितने भी सन हैं, जितने भी बेटे हैं, उन सबको वो इक्वली डिवाइड करके दे देते थे. सो दिस इज हाउ द मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. उसके बाद हम देखें मुगल्स रिलेशंस विद अदर रूलर्स. Mughals relations with other rulers. जैसे कि हम देखें कि मुगल्स जो थे तो उनके राजपूतों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, और उनके अलावा भी उनके और जो रूलर्स थे उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे. जबकि मोस्ट ऑफ केस में ऐसा होता कि जो बाकी के जो किंग्स थे वो अपने आप ही उनकी अथॉरिटी को स्वीकार कर लेते. जबकि अगर कोई उनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता तो वो क्या करते? उनको हरा के फिर उनकी ही ज़मीन उनको वापस देते. क्यों?
उसको संभालने के लिए। एंड कई कई ऐसे राजपूत रूलर्स भी थे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुगल्स के बेटों के साथ की और काफ़ी अच्छी पोजीशंस हासिल की। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुगल्स के और जो किंग्स थे उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। उसके बाद अगर हम देखें कि मनसबदार एंड जागीरदार, सी मनसाबदार एंड जागीरदार मतलब कि उनके जो वारिसदार हम बोल सकते हैं वो। अब देखें कि मनसाबदार क्या थे और जागीरदार क्या थे। As the empire expanded to accomplish different regions, the Mughals recruited diverse bodies of peoples. From a small nucleus of Turkish nobles, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as मनसाबदार। So students, मनसाबदार किसको बोलेंगे? वो ट्राइब्स, ओके, वो ग्रुप्स जिन्होंने मुगल्स को ज्वाइन किया उनको मनसाबदार बोला गया। नाउ अब इनका जो पोजीशन था या फिर रैंक था तो वो कैसे डिसाइड होता? 3 तरीके थे, ओके, रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ हियर जितनी ही सैलरी उनकी ज़्यादा वैसे ही उनकी पोस्ट ज़्यादा और उनका रैंक भी ज़्यादा, तो उस हिसाब से उनका जो पोजीशन था वो काफ़ी ऊपर हो जाता। नाउ their military responsibilities required him to maintain a specified number of savar or cavalry man, ओके। अब मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनको और भी लोग चाहिए थे जिनको क्या बोलते थे? सावर या फिर कैवेलरी मैन। Now here the Mansabdar bought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded, and then they saved money to pay them as salary. तो वो क्या करते? यस, उनको रजिस्टर करवाते, उनके पास जो हॉर्स हैं ओके उनको अच्छे से देखते, उनको खरीदते, देन आफ्टर जो मनी मिलती, जो उनको पैसे मिलते रेवेन्यू कलेक्ट करने से, फिर उनको एज अ उनकी सैलरी उनको दी जाती। Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs, which were somewhat like इक्त। इक्त उनको इक्त भी बोला जाता कि उनको सैलरी जो है वो एज अ रेवेन्यू मिलती, जो कि वो जागीर जो संभालते, ओके, जो जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके उस प्लेस को जागीर बोला जाता। देन आफ्टर in Akbar's region, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdars. अब अकबर का जो रीजन था तो वहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था तो वो रेवेन्यू भी मनसाबदार्स की सैलरी के जितना होता था। By Aurangzeb's reason, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum.
अब औरंगजेब का जब रीजन आया तब क्या होता था कि एक्चुअली जो ऑन पेपर दिखाया जाता था उससे रेवेन्यू काफ़ी कम कलेक्ट होता था. Numbers of mansabdars which meant a long wait before they received a jagir. These and others factors created a shortage in number of jagirs. अब ये मनसाबदार की जो बढ़ती जो तादेर थी उसकी वजह से जागीर मतलब कि जो ज़मीन होती है, प्लेस होती है, तो उसकी जो तादाद थी, जो नंबर्स थे वो कम होते जाते थे. And so Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign, and the peasantry therefore suffered a tremendously. और औरंगजेब के टाइम में उसके एम्पायर पे और उसके रीजन पे जो भी बांधकाम हुए, जो भी कंस्ट्रक्शंस हुए, तो उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा. एंड इसीलिए उसका जो बोल सकते हैं कि उस टाइम के जो पिसेंट्स जो थे तो वो काफ़ी इस चीज़ से परेशान हो चुके थे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. ओके, we have completed this part 1. Now we have completed these points: who are Mughals, Mughal military campaigns, Mughal traditions of succession, Mughals relation with other rulers, and Mansabdars and Jagirdars. Now students, if you have any query according to these points, so put it in a comment box. Like, share and subscribe this video and join Microsoft Teams meeting for your doubt solution. Now we will meet in the next video with the next part. Till then, Jai Shri Swaminarayan.